गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपन चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं और उसमें हमने जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे हम एल्किल हैलाइड के, जिसमें फर्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था वो था फ्रॉम अल्कोहल, जो हमने कंप्लीट कर लिया था। फ्रॉम अल्कोहल में भी चार अलग अलग रिएक्शंस थी। जो पहली थी फ्रॉम ल्यूकास रिएजेंट, सेकंड थी विद कंसनट्रेट हेलोजन एसिड, एंड थर्ड थी वहाँ पर विद फास्फोरस हैलाइड, एंड फोर्थ इज डार्जन रिएक्शन या थायनिल क्लोराइड से। ठीक है, देन उसके बाद में आते हैं हम एल्किल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। जो सेकंड मेथड है वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी कि आप जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके जो कंपाउंड बनते हैं दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन से हम किस तरीके से एल्किल हैलाइड को फॉर्म कर सकते हैं वो है, जिसमें फर्स्ट है फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन जो है रिएक्शन मैकेनिज्म का नाम है। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से करेंगे और किसके थ्रू? एल्केन्स, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स भी आ जाता है, एल्कीन भी आ जाता है, एल्काइन भी आ जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन का मतलब ये है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो क्या होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, यूवी सनलाइट की प्रेजेंस में होता है या बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, देखिए जिस तरीके से ये एक कंपाउंड है CH3CH2CH2CH3 बेसिकली ब्यूटेन है, और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ में कराई? Cl2 के साथ में करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हीट। देखिए हमको यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। एक बार क्लोरीन क्या हो सकता है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन का हटा करके उसकी जगह क्लोरीन ऐड होगा, तो एक तो ये 1 नंबर कार्बन पे ऐसा हो सकता है और एक 2 नंबर कार्बन पे ऐसा हो सकता है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर अगर यहाँ हो गया तो, देखिए आपने IUPAC पढ़ रखी है 11th में, अगर इधर हो गया तो नंबरिंग हम इधर से करते तो भी ये 2 नंबर कार्बन ही काउंट होता है, नंबर चेंज नहीं होगा। नंबर चेंज नहीं होगा, नाम चेंज नहीं होगा, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड बनाते हैं फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन के थ्रू, तो जितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं वो सारे बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल मिथेन से आप बनाएं, मिथेन आप जानते हैं CH4 है, तो वहाँ से चार प्रोडक्ट मिल देंगे अपने को, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। ये चारों, यानी हर बार एक एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जो क्या होता जाएगा, हम कहें कि रिलीज होता जाएगा ड्यू टू हेलोजन, और उसकी जगह क्या आता जाएगा? हेलोजन आता जाएगा। तो टोटल कितने? चार हाइड्रोजन है, चार रिलीज हो सकते हैं, तो चारों हाइड्रोजन नहीं होंगे, तो कुल मिलाकर के चार प्रोडक्ट बनते हैं। तो CH3Cl बनेगा, एक CH2Cl2 बनता है, एक CHCl3 बनता है और एक CCl4 बनता है। तो इस तरीके से जो है प्रोडक्ट बनते हैं। और देखें आप ये ब्यूटेन का आपने देखा, यहाँ दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, इस तरीके से तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं, हम उन्हें क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो मेथड है वो है फ्रॉम एल्कीन, क्योंकि एल्कीन के थ्रू भी हम क्या बना सकते हैं? एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। करना क्या होगा इसमें कि एल्कीन की रिएक्शन करवानी पड़ती है हेलोजन एसिड के साथ में, जैसे HCl है, HBr है, HI है, ऐसे। ठीक है, तो हेलोजन एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? एल्किल हैलाइड बनता है। ध्यान रखना ये एक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन देखो, ऊपर वाली जो करी थी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से वो क्या थी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एल्केन में जो हमने करी थी ये क्या थी? सब्स्टिट्यूशन थी। और ये जो है क्या है? एल्कीन से जो कर रहे हैं वो एडिशन रिएक्शन, क्योंकि जब एक पाई बॉन्ड टूटता है, ब्रेक होता है, तो दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, एक पर जाकर के हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक पर जाकर के हेलोजन ऐड हो जाएगा। ये देखिए, देखिए जब तक एल्कीन सिमेट्रिक है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं आती, किसी भी कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाए, किसी भी कार्बन पे हेलोजन ऐड हो जाए। ठीक है, लेकिन जब एसिमेट्रिक एल्कीन आ जाती हैं, है ना, एसिमेट्रिक एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो एल्कीन है वो इक्वल ना हो। आप इसमें देखें ये सिमेट्रिक एल्कीन है क्योंकि ये डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या है? इक्वल है। लेकिन ये वाला देखें एग्जांपल जहाँ पे एक कर्सर अभी मेरा चल रहा है कि ये डबल बॉन्ड है और उसके दोनों तरफ देखिए आप इक्वलिटी नहीं है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के इस तरफ सिर्फ दो हाइड्रोजन है कार्बन के ऊपर, और इधर डबल बॉन्ड के इस तरफ लेफ्ट की साइड में देखें तो कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है।
तो इस टाइप की जो एल्कीन्स होती हैं ये क्या कहलाती हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स कहलाती हैं। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पर एडिशन रिएक्शन होगी तो देखिए दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि है तो वही हेलोजन एसिड यानी HI की रिएक्शन कराई। देखिए ये होगा जब एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक इस कार्बन पे एक इस कार्बन पे। तो पॉसिबिलिटी ये है कि आयोडीन फर्स्ट वाले कार्बन पे जाके जुड़ सकता है तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और जब आयोडीन इधर सेकंड वाले बीच वाले कार्बन पे जाके जुड़ता है तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो बात ये आती है कि इनमें से कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। देखिए कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनेगा ये चीज़ आपको 11th क्लास में बता दी गई है मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू। मार्कोनिकॉफ का रूल आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है कि एडिशन रिएक्शन जब हम कराते हैं तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ हेलोजन हमेशा उस कार्बन पर ऐड होता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम पहले से ही कम हो। ठीक है, अगर हम देखें ये देखिए डबल बॉन्डेड इन दो कार्बन आइटम्स को, डबल बॉन्डेड यही दो एटम कार्बन आइटम अटैच है डबल बॉन्ड से। अगर आप देखें तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास में 1 हाइड्रोजन है। तो जिसके पास में दोनों में से जिसके पास कम होता है हेलोजन उस पर जाके अटैच होता है, यानी इस सेकंड नंबर कार्बन पर हेलोजन आगे जाके अटैच होगा, वो वाला प्रोडक्ट क्या होता है, मेन प्रोडक्ट होता है। ऐसा नहीं कि दूसरा वाला बनेगा नहीं, बनता है बट माइनर अमाउंट में। जो मेजर वाला है वो लगभग 80 to 85% बनता है और जो माइनर है वो 10 से 15% प्रोडक्ट ही बनता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है प्रोपीन यील्ड 2 प्रोडक्ट्स हाउएवर ओनली 1 प्रीडोमिनेंट एज पर मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 क्लास 11 ये आपने वहाँ पढ़ रखा है। ठीक है, देन उसके बाद में एक और होगा एडिशन ऑफ हेलोजन। देखो अभी तक हमने क्या किया है, हेलोजन हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराया था, यानी हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराया। अब अगर हम कहें कि केवल हेलोजन का एडिशन हो तो वो भी पॉसिबल है। वहाँ पे क्या है कि ये भी हम क्या करेंगे, एल्कीन में ही कराते हैं, ये भी एडिशन रिएक्शन है। देखिए अब ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है प्लस Br2। ठीक है, ब्रोमीन है, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में ये जो है एडिशन हो रहा है। तो देखिए क्या है, विस डाइब्रोमाइड बना है, विस का मतलब है विसिनल। देखिए जेमिनल और विसिनल ये दो शब्द हैं, आप IUPAC अगर आपने पढ़ी है तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अगर एक ही कार्बन पे अगर दो सेम ग्रुप अटैच हैं तो वो क्या कहलाता है, जैम यानी जेमिनल। और अगर पास पास वाले कार्बन पे यानी एडजेसेंट कार्बन पे अगर दो सेम ग्रुप अटैच है तो वो क्या कहलाता है, विसिनल, और शॉर्ट में लिखते हैं हम उसको विस। तो ये विसिनल है, तो विसिनल डाइहैलाइड है। अब कौन सा हैलाइड है, ब्रोमाइड है, तो विसिनल डाइब्रोमाइड है ये। ठीक है, किया क्या है इसमें, इन द लेबोरेटरी एडिशन ऑफ ब्रोमाइन इन CCl4 टू एन एल्कीन रिजल्ट इन डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन constitute an important method for the detection of double bond in a molecule। यानी अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपको कोई कंपाउंड दिया गया है और वो कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, पहली बात तो ये जाने कि अगर कंपाउंड में सारे सिंगल बॉन्डेड हैं तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, और अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हैं बिटवीन कार्बन्स तो वो क्या कहलाता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि कंपाउंड इज सैचुरेटेड और नॉट। तो सैचुरेशन के बारे में मालूम करना, क्या करना है, उस कंपाउंड के साथ में ब्रोमीन ऐड कर दो। तो ब्रोमीन देखिए कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है Br2 प्योर फॉर्म में। तो अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो, तो ब्रोमीन क्या करेगा, उसके साथ में ऐड हो जाएगा, यानी कि उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, विसिनल डाइब्रोमाइड बनाएगा। जब विसिनल डाइब्रोमाइड बनाता है तो Br2 क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होकर के दोनों Br एक एक जुड़ जाते हैं किस पे, अनसैचुरेटेड एल्कीन पे। तो उस केस में ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है ना, और अगर मान लीजिए यही वो सैचुरेटेड एल्कीन होता, सैचुरेटेड होता तो ब्रोमीन रिएक्शन नहीं करता, और नहीं करता तो ब्रोमीन का जो कलर है वो गायब नहीं होता। तो अगर ब्रोमीन का कलर गायब हो जाए तो इससे पता चलता है कि जिस कंपाउंड को आपको डिटेक्ट करना था, आपको पता करना था कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, वो मालूम चल जाता है कि वो कंपाउंड कैसा था, अनसैचुरेटेड है। और अगर कलर गायब ना हो इसका मतलब वो कंपाउंड कैसा था, सैचुरेटेड था। यानी कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है ये पता करने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट मेथड था एडिशन ऑफ हेलोजन।
ठीक है। एडिशन ऑफ ब्रोमीन CCl4 इन एल्कीन रिजल्टिंग द डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन constitute an important method for the detection of double bond in the molecule। तो मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने का भी एक मेथड है। तो देखिए एल्कीन से अगर हम देखें, सॉरी हाइड्रोकार्बन से अगर हम देखें एल्किल हैलाइड बनाने के लिए, तो हमने 3 इंपॉर्टेंट मेथड करे। पहला फ्रॉम एल्केन, और एल्केन में हमने यूज़ किया मेथड जो था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बेसिकली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। सेकंड जो हमने मेथड यूज़ किया, या सेकंड जो हम देखें वो था एल्कीन से, और एल्कीन में हमने यहाँ जो मेथड यूज़ किया वो था हमने इसकी एडिशन कराया, एडिशन रिएक्शन करवाई, और वो भी किसका, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराया ड्यू टू मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंड सेकंड जो है वो हेलोजन एडिशन करवाया, सिंपल जो हेलोजन का एडिशन है वो कराया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो एडिशन रिएक्शन करवाई। ठीक है। अब आते हैं अपन जो नेक्स्ट मेथड प्रिपरेशन है वो है हेलोजन एक्सचेंज। अगर आप देखें हमने अभी तक जो मेथड प्रिपरेशन करे हैं उसमें हमने क्लोराइड बनाए हैं, ब्रोमाइड बनाए हैं, ना तो हमने आयोडाइड बनाया और ना ही हमने फ्लोराइड बनाया, यानी कि एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड तो बनाए अल्कोहल से भी, हाइड्रोकार्बन से भी, लेकिन ना तो हमने एल्किल फ्लोराइड बनाया है ना ही एल्किल आयोडाइड बनाया है। ये जो नेक्स्ट मेथड है यानी हेलोजन एक्सचेंज, इसमें हम आयोडाइड और ब्रोमाइड, आयोडाइड और फ्लोराइड ही बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं कि जो एल्काइल आयोडाइड है यहाँ पर बन रहा, देखो ये हम प्रिपेयर करते हैं किससे, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड से, और उसकी रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ में, सोडियम आयोडाइड के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है। देखिए ये RX जो है बेसिकली X की जगह क्या होगा, Cl या Br, क्योंकि हमने RCl या RBr, यानी कहने का मतलब हमने एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड तो बहुत बना रखा है, पीछे जो हमने मेथड्स किए हैं उनमें एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड ही बनाया है। तो हम एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, सोडियम आयोडाइड के साथ। यानी कहने का मतलब यहाँ पे हम एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड ही बना रहे हैं। ये भी एक एल्किल हैलाइड है और बनने वाला भी एक एल्किल हैलाइड, यानी रिएक्टेंट भी एल्किल हैलाइड, प्रोडक्ट भी एल्किल हैलाइड। लेकिन ये फिक्स है कि रिएक्टेंट जो होगा वो क्या होगा, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड होगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो भी फिक्स है कि वो क्या होगा, एल्किल आयोडाइड होगा, क्योंकि हमने आयोडाइड अभी तक नहीं बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए आपको एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड लेना पड़ता है और उसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, तो बन जाता है एल्किल आयोडाइड और NaX यानी सोडियम हैलाइड बन जाएगा। ठीक है। और ये रिएक्शन हम ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में कराते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं, देखिए अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा देखें तो ये भी एक एल्किल हैलाइड है और ये क्या है, सोडियम हैलाइड। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि ये रिएक्शन उल्टी की जा सकती है कि ये भी क्या है, ये प्रोडक्ट दे दें। लेकिन अगर यहाँ पर जो सोडियम हैलाइड बनाए, यानी कि क्या बनेगा, या तो सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड, और इसे अगर हम अलग कर लें तो ये एल्किल आयोडाइड के साथ में वापस रिएक्शन करके रिवर्स प्रोडक्ट नहीं देगा। कहने का मतलब ये है कि हमें इसको हटाना है यहाँ से, इसीलिए हम ड्राई एसीटोन यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, डिज़ोल्व होकर के RI के साथ में रिएक्शन करके वापस रिवर्स प्रोडक्ट दे सकता है। तो एसीटोन जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ जो बाई प्रोडक्ट बनेगा यानी सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड, ये एसीटोन में डिज़ोल्व नहीं होता बल्कि क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है ना, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा ये। और जब ये प्रेसिपिटेट होकर अलग हो जाएगा तो ये RI के साथ में वापस रिएक्शन नहीं करेगा और ना ही ये रिवर्स प्रोडक्ट देगा। ठीक है। ये देख लीजिए वही लिखा है NaCl and NaBr thus formed is precipitated in dry acetone, प्रेसिपिटेट हो जाएगा ड्राई एसीटोन में। इट फैसिलिटेट द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लीसेटले प्रिंसिपल, यानी ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ क्या है, लीसेटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है कि जब वो ड्राई एसीटोन में हम रिएक्शन करवा रहे तो NaCl और NaBr जो वो डिजोल्व होगा नहीं, उसमें प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही आगे जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। ठीक है। एक और तरीका है, ये तो बात हुई एल्किल आयोडाइड बनाने की। अभी तक हमने एल्किल आयोडाइड बनाया लेकिन एल्किल फ्लोराइड नहीं बनाया। देखिए एल्किल फ्लोराइड बनाने का एकमात्र मेथड है और वो मेथड है स्वाट रिएक्शन, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर हम नॉर्मल मेथड जो हमने अभी तक यूज़ किए फ्रॉम अल्कोहल या फ्रॉम हाइड्रोकार्बन या हेलोजन एक्सचेंज, तो अगर इन मेथड से हम
फ्लोराइड बनाने लगते हैं, एल्किल फ्लोराइड, तो हाईली रिएक्टिविटी होने की वजह से वो क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक हो जाती है रिएक्शन और वो ब्लास्ट हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्वाट मेथड यूज़ करते हैं। स्वाट मेथड में क्या करते हैं, स्वाट रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं। द सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड इज is best accomplished by heating an alkyl chloride or bromide in the presence of a metallic fluoride such as AgF, Hg2F2, CuF2 and SbF3। ये देखिए सिल्वर फ्लोराइड है, मर्क्यूरिक फ्लोराइड है, कोबाल्ट फ्लोराइड है और एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड है। ठीक है, ये स्वाट रिएजेंट कहलाता है। देखिए अब ये स्वाट रिएजेंट कहलाता है ना। तो स्वाट रिएजेंट से हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी, एल्किल ब्रोमाइड की या एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं स्वाट रिएजेंट से। जैसे AgF से रिएक्शन करवाइए तो क्या बनेगा, CH3F और AgBr बन जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वाट रिएक्शन। ठीक है, तो ये मेथड थे एल्किल हैलाइड बनाने के। उसके बाद में कुछ मेथड हैं एरिल हैलाइड बनाने के भी। तो उसके बाद में आते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स या एरिल हैलाइड। एक ही बात है, यहाँ पर भी देखिए पहला है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ नाम दिया है साथ में कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू बनाएंगे हम। ठीक है, और है किससे, हाइड्रोकार्बन से। तो देखिए ये क्या है, टॉल्यूइन है। टॉल्यूइन भी एक हाइड्रोकार्बन होता है, आपको मालूम है, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन के ऊपर CH3 अटैच होता है, तो ये क्या कहलाता है, टॉल्यूइन कहलाता है ना, या मिथाइल बेंजीन भी हम इसे कह सकते हैं। तो एरिल हैलाइड एंड ब्रोमाइड can easily prepared by electrophilic substitution of arenes with chlorine and bromine respectively in the presence of Lewis acid catalyzed like iron और iron third chloride। आयरन सिंपल आयरन ले सकते हैं या FeCl3। ठीक है, तो आयरन थर्ड क्लोराइड हो जाएगा। तो हुए क्या बेसिकली कि जो टॉल्यूइन है इसके साथ में रिएक्शन करवाइए किसकी, हैलोजन की, X2 यानी Cl2 या Br2, क्लोरीन या ब्रोमीन की रिएक्शन कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, आयरन कैटलिस्ट है। तो देखिए क्या हो गया, ऑर्थो हेलोटोलुइन या पैरा हेलोटोलुइन। हेलो क्यों लिखा है, क्योंकि एक्स क्या है यहाँ पर अभी आइडेंटिफाई नहीं किया है हमने, या एक्स हमने यहाँ पर अभी क्लियर नहीं किया क्या है। बेसिकली क्लोराइड और ब्रोमाइड ही होते हैं। तो अगर मान लीजिए ये Cl होता तो क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, और ये क्या हो जाएगा, पैराक्लोरोटोलुइन। दो प्रोडक्ट बनते हैं ऑर्थो और पैरा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा। देखिए इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। और अगर आप टॉल्यूइन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज जाता है। देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पहले ऑर्थो पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा और फिर पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा। ठीक है, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है, ये दोनों मेटा पोजीशन है, सामने वाली पैरा पोजीशन होती है, आप जानते हैं। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करता है जहाँ पर नेगेटिव चार्ज उसे, या नेगेटिव डेंसिटी जो है वह नेगेटिव चार्ज की जहाँ ज़्यादा मिलती है। ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं इसमें, जिसमें कि पैरा प्रोडक्ट क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। और उसका रीज़न ये है कि ये मोर सिमेट्रिकल होता है। और सेकंड चीज़ ये है कि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। आप ऑर्थो प्रोडक्ट में देखेंगे तो दो बल्कि ग्रुप आस पास आ जाते हैं, तो एक तो वो सिमेट्रिक भी नहीं होता और दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस भी वहाँ ज़्यादा होती है, यानी आपस में खिंचाव, तनाव ज़्यादा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में लड़ते हैं दोनों के। तो ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू द लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। इन दोनों को अलग किया जा सकता है क्योंकि दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है। रिएक्शन विद आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर and require the presence of oxidizing agent HNO3 HiO4 to oxidize the Hi formed during iodination। यही रिएक्शन अगर हम, कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन अगर हम आयोडीन के साथ में, या हम कहें आयोडीन के साथ करवा दें तो साथ में क्या बनेगा, बाई प्रोडक्ट Hi जो है वो क्या है, रिड्यूसिंग नेचर का होता है। तो इसलिए उसकी तो वो क्या करता है, सॉरी Hi जो है वो क्या होता है यहाँ पर एक रिड्यूसिंग नेचर का होता है, जो कि प्रोडक्ट को वापस रिड्यूस कर देता है इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ क्या किया जाता है कि ये रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराई जाती है, यानी HNO3 या HiO4 की प्रेजेंस में।
जो क्या करते हैं कि जो HI बनेगा उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, ठीक है। आयोडीनेशन के टाइम पे जो ऑक्सीडाइज बनेगा, HI बनेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। फ्लोरो कंपाउंड जो है इससे नहीं बनाए जा सकते बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की हाई रिएक्टिविटी की वजह से फ्लोरो कंपाउंड बनाना रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, ब्लास्ट हो जाएगा। सेकंड मेथड है फ्रॉम एमीन बाय सैंडमेयर रिएक्शन। एमीन भी अपने आप में क्या है, हाइड्रोकार्बन है, या हम क्या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है ना। टोल्यूइन तो प्योर हाइड्रोकार्बन था, और एमीन क्या है, एक तरीके से डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है, एक हाइड्रोजन को हटा करके अगर NH2 लगा दें तो ये एनिलीन कहलाता है ना। एमीन्स कह दो, ये एनिलीन कहलाता है। और इससे भी हम क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। और इससे जो एल्किल हैलाइड बनाने का जो मेथड है वो कहलाती है सैंडमायर रिएक्शन, ठीक है, सैंडमायर रिएक्शन कहलाती है। देखिए करते क्या है, हम सबसे पहले इस एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम नाइट्राइट और हेलोजन एसिड के साथ। बेसिकली होता क्या है, ये जो सोडियम नाइट्राइट है NaNO2, ये हेलोजन एसिड के साथ में रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, नाइट्रस एसिड बनाता है, ठीक है। और वो जो नाइट्रस एसिड बनेगा वो इस एनिलीन के साथ में रिएक्ट करता है। लिखते वक्त हम इस तरीके से पूरा लिखते हैं, लेकिन वास्तव में होता ये है कि सबसे पहले NaNO2 और मान लीजिए HX की जगह HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो NaNO2 और HCl ये एक्सचेंज करके क्या बनाएंगे, HNO2 और NaCl। HNO2 बन जाएगा और Na और Cl अलग हो जाएंगे, यानी NaCl, और बनेगा HNO2। वो जो HNO2 है वो क्या है, नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड की रिएक्शन हम कराते हैं एनिलीन के साथ में 273 से 278 केल्विन पर, यानी कि बेसिकली 0 से 5 डिग्री पर, बिल्कुल बर्फ़ में करवाई जाती है रिएक्शन, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आपने टेम्परेचर डाउन नहीं रखा तो ब्लास्ट हो जाएगा। एनिलीन के साथ में रिएक्शन किसकी हुई, नाइट्रस एसिड की, और क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। X की जगह अगर आप Cl ले लोगे तो क्लोराइड हो जाएगा वो, तो बेंजीन। और ये N2 जो है इसको हम कहते हैं डाइएजोनियम, डाइएजो ग्रुप होता है ये, है ना, ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप है डाइएजो ग्रुप, डाइएजोनियम हैलाइड, ये X हो गया हैलाइड। ये जो डाइएजोनियम हैलाइड है यानी बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हम बाद में कराते हैं क्या, क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ में। यहाँ पर भी देखिए X2 लिखा हुआ, यानी क्यूप्रस क्लोराइड ले लो या क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लो, जो भी आप लोगे वो वाला एरिल हैलाइड बन जाता है। ध्यान रखना है, यहाँ हेलोजन वो अटैच होता है तो कॉपर के साथ में है, ये वाला X मत ले लेना, है ना। ये तो किसके साथ चला जाएगा, कॉपर के साथ चला जाएगा वापस बाहर। N2 क्या है, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में अलग हो जाएगा, यानी ये पूरा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। और जब यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ पर जो हेलोजन आके जुड़ेगा वो कौन सा जुड़ेगा, कॉपर वाला जुड़ेगा, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में अलग हो जाएगा। और यहाँ पर जो हेलोजन था पहले वो कॉपर के साथ चला जाएगा, यानी अगर यहाँ कॉपर के साथ क्लोराइड है तो यहाँ क्लोराइड जुड़ जाएगा, और अगर यहाँ कॉपर के साथ ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड जुड़ जाएगा। और ये क्या है, Cu2X2। आप देखेंगे कई बुक्स में Cux भी होगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो सिंपल रेशियो Cux भी होगा, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं क्यूप्रस हैलाइड, ठीक है। तो डाइएजोनियम ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाता है या रिप्लेसमेंट हो जाता है डाइएजोनियम ग्रुप का, और हैलाइड जुड़ जाता है। ये कहलाती है बेसिकली सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। देखिए लैंग्वेज पढ़ते हैं अपन। व्हेन अ प्राइमरी एटॉमिक एरोमेटिक अमीन्स डिसॉल्व और सस्पेंडेड in called aqueous mineral acid is treated with sodium nitrite, a diazonium salt is formed. Mixing a solution of freshly prepared diazonium salt with cuprous chloride or cuprous bromide result in the replacement of diazonium group by Cl और Br। ठीक है, वही चीज़ हुई कि सोडियम नाइट्राइट और हेलोजन एसिड के साथ में रिएक्शन कराई, लेकिन ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वास्तव में ये रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ है, ठीक है। यहाँ पे हम आयोडाइड बना सकते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय आयोडीन डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड। देखिए ये कैटलिस्ट जो है क्यूप्रस हैलाइड, इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कब तक रहती है, जब तक क्लोरीन और ब्रोमीन हमें रिप्लेस कराना हो तब तक की। अगर हमें आयोडाइड रिप्लेसमेंट में चाहिए तो हमें ज़रूरत नहीं है क्यूप्रस की, यानी कॉपर की ज़रूरत नहीं है, या हम ये कहें कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। जो डाइजोनियम हैलाइड होता है इसकी डायरेक्ट रिएक्शन KI से करवा देते हैं तो क्या बन जाता है, ईजिली शेकिंग करके ही हम इसको क्या कर सकते हैं आयोडोबेंजीन बना सकते हैं भैया, बेंजीन आयोडाइड बना सकते हैं, ठीक है, सिंपल शेकिंग से, यानी डाइजोनिक ग्रुप आसानी से अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम बात करते हैं कि जो है ये मेथड ऑफ प्रिपरेशंस थे सारे इसके एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आप कीजिएगा। मैंने पहले भी आपको कहा था करने को, ये फिर से
बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। इनके कुछ सॉल्यूशंस भी हैं, कुछ अनसॉल्व्ड एग्जांपल भी हैं। आप ये ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अगर आप सोल्ड एंड अनसोल्ड एग्जांपल करते हैं तो 100% आप को जो है अच्छे से समझ में आएंगे ये, ठीक है। देन उसके बाद में आते हैं अपने प्रॉपर्टीज़ पे, और सबसे पहले है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ जो है हम डिस्कस करेंगे कल। ओके, थैंक यू।